नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 1 से 15 अगस्त तक के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा राज्य के किस एयरपोर्ट का निजीकरण करने जा रही है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर का। केंद्र सरकार द्वारा राज्य के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर का निजीकरण करने जा रही है। वर्तमान में निजीकरण की प्रक्रिया चालू है। इसमें रायपुर छत्तीसगढ़ के एयरपोर्ट को मिलाकर देश में कुल 6 एयरपोर्ट का निजीकरण किया जा रहा है। ये एयरपोर्ट हैं अमृतसर, वाराणसी, भुवनेश्वर, इंदौर, रायपुर और त्रिची यानी कि तिरुचिरापल्ली के। ये सभी एयरपोर्ट को पीपीपी मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर देने का फैसला किया गया है। निजीकरण की सारी प्रक्रिया दिल्ली मुख्यालय द्वारा पूरी की जाएगी। बता दें कि देश में 69 घरेलू एयरपोर्ट में सर्वाधिक यात्रियों के आधार पर रायपुर दूसरे स्थान पर है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के पास अभी 1000 एकड़ जमीन है, जिसमें रनवे को 2286 मीटर से बढ़ाकर 3251 मीटर किया जा चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा पटना उप तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा दिया गया। यह पटना किस जिला के अंतर्गत आता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, कोरिया जिला। पटना कोरिया जिला अंतर्गत आता है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा पटना उप तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा प्रदान किया गया। यह जिला मुख्यालय कोरबा से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है। इसकी औपचारिकता राजपत्र में प्रकाशन के साथ कर दी गई है। पूर्ण तहसील का दर्जा मिलने के बाद यहाँ के 18 पटवारी हल्का के 48 गांव के लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी। इससे पहले यहाँ के लोगों को बैकुंठपुर तहसील का चक्कर लगाना पड़ता था। अब कोरिया जिला में तहसीलों की संख्या 8 हो गई है। ये तहसीलें हैं बैकुंठपुर, खड़गवां, सोनहत, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, केल्हारी और पटना तहसील। छत्तीसगढ़ रायपुर से किसे अंतर्राष्ट्रीय प्रेमचंद सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर सुधीर शर्मा को। छत्तीसगढ़ रायपुर के डॉक्टर सुधीर शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय प्रेमचंद सम्मान से सम्मानित किया गया है। भारतीय नॉर्वेजीय सूचना एवं सांस्कृतिक फोरम नार्वे और स्पाइल दर्पण पत्रिका नार्वे संयुक्त के तत्वाधान में मुंशी प्रेमचंद जयंती पर नार्वे से आयोजित ऑनलाइन समारोह में हिंदी के प्राध्यापक और साहित्यकार डॉक्टर सुधीर शर्मा को मुंशी प्रेमचंद अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान शर्मा को ओस्लो के मेयर और यूपी के मुख्य सचिव की ऑनलाइन आतिथ्य में प्रदान की गई। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस शिक्षा संस्थान में 1 मेगावाट उत्पादन क्षमता का सोलर सिस्टम लगाया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई में। छत्तीसगढ़ के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी भिलाई में 1 मेगावाट उत्पादन क्षमता का सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। यह देश का 17वां और छत्तीसगढ़ का पहला संस्थान है। यह प्रदेश का एकमात्र शैक्षणिक संस्था होगा जो बिजली उत्पादन के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगा। आईआईटी भिलाई कैंपस के बिल्डिंग के छतों पर सौर ऊर्जा सिस्टम लगाया जाएगा, जिसमें आईआईटी खुद के उपयोग के लिए बिजली उत्पादन करेगा। इस सोलर सिस्टम की उत्पादन क्षमता 1 मेगावाट होगी। इस 1 मेगावाट सोलर सिस्टम को लगाने में लगभग 10 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत आएगी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में औषधीय पौधों के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास की दिशा में हो रहे कार्यों की सराहना के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद अकबर को। छत्तीसगढ़ में औषधीय पौधों के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास की दिशा में हो रहे कार्यों की सराहना के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन द्वारा वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर को सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन द्वारा वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर और छत्तीसगढ़ राज्य के पारंपरिक वैद्य संघ के प्रांतीय सचिव निर्मल अवस्थी को सम्मानित किया गया है। यूएनसीसीडी की टीम ने वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में
छत्तीसगढ़ में औषधीय पौधों के विषय में चलाए जा रहे जागरूकता अभियान और छत्तीसगढ़ राज्य के पारंपरिक वैद्य संघ के प्रांतीय सचिव अवस्थी को होम हर्बल गार्डन योजना के तहत औषधीय पौधों का ज्ञान तथा पारंपरिक ज्ञान आधारित चिकित्सा पद्धति के पुनरुद्धार पर किए जा रहे कार्य के लिए प्रदान किया गया है। छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी सदन यानी कि एवियरी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, लामनी जगदलपुर में। छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी सदन एवियरी का निर्माण बस्तर जिला जगदलपुर के समीप लामनी में किया जा रहा है। वन विभाग के इस एवियरी में सिर्फ विदेशी पक्षी ही देखने को मिलेंगे। वन विभाग वन्यजीव अधिनियम के तहत स्थानीय प्रजाति के पक्षियों को पिंजरे में कैद रखने पर रोक है। इसके लिए एनएमडीसी ने राशि उपलब्ध कराई है। इस एवियरी का निर्माण भिलाई के कारीगरों द्वारा कटक के एवियरी के तर्ज पर किया जा रहा है। इस पार्क में लोगों के मनोरंजन के लिए बहुत से पर्याप्त साधन उपलब्ध होंगे। इसमें लाखों रुपए खर्च कर इसका निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण कार्य अब बहुत ही जल्द पूरा होने जा रहा है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ के जीएसटी संग्रहण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 33%। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ के जीएसटी संग्रहण में 33% की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि राष्ट्रीय स्तर पर कुल जीएसटी संग्रहण में हुई 32% वृद्धि से ज़्यादा है। केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जीएसटी संग्रहण में मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश की तुलना में अधिक है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में जुलाई 2021 में 2432 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रहण हुआ है, जो वर्ष 2020 के इसी अवधि में 33% से अधिक है। इससे पहले जुलाई 2020 में 1832 रुपए का जीएसटी संग्रहण हुआ था। इसके साथ छत्तीसगढ़ राज्य वनोपज संग्रहण के मामले में भी प्रथम स्थान पर रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के किस पार्क में नेशनल पार्क और मछली घर एक्वेरियम बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, जंगल सफारी में। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर स्थित जंगल सफारी में जैव विविधता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्नेक पार्क बनाने के साथ मछली घर बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। राज्य का यह पहला जू पार्क है जहां मछली घर बनाया जाएगा। यह मछली घर 2 मंजिला होगा। इसके लिए देश के ऐसे एक्सपर्ट से संपर्क कर मछली घर तैयार किया जाएगा जिन्होंने अन्य शहरों में विशाल मछली घर तैयार किए हों। मछली घर को आकर्षक बनाने के साथ साथ इसमें रंग बिरंगे फव्वारे भी लगाए जाएंगे। शासन स्तर पर अनुमति मिलने के बाद इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इस मछली घर में 10,000 प्रजातियों की मछली देखी जा सकेंगी। राज्य में स्वावलंबन रथ किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दिव्यांगजनों के प्रमाणीकरण और उन्हें विशिष्ट पहचान प्रदान करने के लिए। छत्तीसगढ़ में स्वावलंबन रथ दिव्यांगजनों के प्रमाणीकरण और उन्हें विशिष्ट पहचान प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया है। समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया ने अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय से स्वावलंबन रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वावलंबन रथ रायपुर जिले के चारों विकासखंड और उसके बाद जिले के नगरीय निकायों में भ्रमण करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों के प्रमाणीकरण एवं उन्हें विशिष्ट पहचान प्रदान करने के लिए यूडीआईडी कार्ड निर्माण विषयक दस्तावेजों का संकलन करना है। राज्य में विकलांगों के प्रमाणीकरण और उन्हें विशिष्ट पहचान प्रदान करने और दस्तावेजों के संकलन के लिए इस माह विशेष अभियान शुरू किया गया है। यूडीआईडी योजना के तहत वंचित विकलांगों तक पहुंच बनाकर 100% विकलांगों का विशिष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र यूडीआईडी कार्ड बनाने के लिए अगस्त माह में स्वावलंबन माह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रदेश के 9 जिलों रायपुर, बिलासपुर, कबीरधाम, बलौदाबाजार, सरगुजा, कोरिया, जशपुर, रायगढ़ और बस्तर की प्रगति राज्य की औसत प्रगति से कम होने के कारण पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिले का चयन स्वावलंबन मास के लिए किया गया है। इसमें सभी दिव्यांगजन आसानी से अपना यूडीआईडी कार्ड बनवा सकते हैं और इसी के लिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में चिन्हांकित विकलांगों तक पहुंच बनाने के लिए स्वावलंबन रथ मोबाइल यूनिट का संचालन किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है,
हाल ही में पिछले दिनों विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा चंदैनी गोंदा एक सांस्कृतिक यात्रा नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सुरेश देशमुख। हाल ही में पिछले दिनों विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा चंदैनी गोंदा एक सांस्कृतिक यात्रा नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक को सुरेश देशमुख ने लिखा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में दाऊ रामचंद्र देशमुख ने सांस्कृतिक क्रांति का शंखनाद कर राज्य निर्माण के लिए एक वातावरण निर्मित किया था। इस ग्रंथ में वस्तुतः नई पीढ़ी को दाऊ रामचंद्र देशमुख के व्यक्तिगत और कृतित्व के समग्र रूप से परिचित कराने का प्रयास किया गया है। बता दें कि चंदैनी गोंदा छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक यात्रा स्मारिका का प्रकाशन 1976 को चंदैनी गोंदा के 25वें प्रदर्शन पर किया गया था। इसके संपादक थे धमतरी के साहित्यकार सर्वश्री नारायण लाल परमार। इसके बाद इस स्मारिका का प्रकाशन 45 वर्षों के उपरांत द्वितीय संस्करण को संशोधित कर और परिवर्धित रूप में प्रकाशित किया गया है। इस संस्करण में दाऊ रामचंद्र देशमुख द्वारा सृजित देहाती कला विकास मंडल से लेकर चंदैनी गोंदा की निर्माण प्रक्रिया और उसके विसर्जन तथा कारी की सर्जना तक सांस्कृतिक यात्रा को उन्होंने 488 पृष्ठों के अपने इस ग्रंथ में समाहित किया है। हमारा अगला प्रश्न है, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा के नए कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रोफेसर अशोक सिंह को। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अंबिकापुर के नए कुलपति प्रोफेसर अशोक सिंह को नियुक्त किया गया है। राज्यपाल के सचिवालय ने इसके लिए आदेश निकाल दिया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रोफेसर सिंह को बतौर कुलपति नियुक्त किया है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में मैरीन फॉसिल्स हेरिटेज पार्क निर्माण करने की योजना है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कोरिया जिला में। कोरिया जिला मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र के हसदेव नदी तट पर 28 करोड़ साल पुराने मैरीन फॉसिल्स पार्क को संरक्षित एवं बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में चिन्हांकित कर संरक्षित किया जाएगा। इसके लिए वैज्ञानिक जुट गए हैं। बायोडायवर्सिटी सर्वे ऑफ इंडिया बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट लखनऊ की टीम ने यहां आकर फॉसिल्स पार्क का जायजा लिया। यहां देश के 5वें फॉसिल्स हेरिटेज पार्क बनाने की योजना है। यहां मनेन्द्रगढ़ के 28 करोड़ साल पुराने समुद्री जीवाश्म को संरक्षित किया जाएगा। अभी तक देश में 4 प्रसिद्ध फॉसिल्स पार्क हैं, राजहरा झारखंड, सुबाश्री अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल और खेमगांव सिक्किम में। अब छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला में भी देश का 5वां फॉसिल्स हेरिटेज पार्क बनाने की योजना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में कॉन्शियस यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कॉन्शियस यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा। राज्य में कॉन्शियस चैत्य विश्वविद्यालय निर्माण की घोषणा 5 कुलपतियों ने की है। इस कॉन्शियस विश्वविद्यालय की स्थापना कर केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालय के बीच दूरी को कम करने का निर्णय लिया गया है। इससे छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा करने वाले युवाओं को फायदा होगा। अब विद्यार्थी और शिक्षक दूसरे विश्वविद्यालय की सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। इसके लिए राज्य में कॉन्शियस चैत्य विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। इसके बन जाने से राज्य विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ अनुबंध कर सकेंगे। साथ ही शोध एवं नवाचार की शिक्षा में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। सुविधा संसाधन और अधोसंरचना को लेकर भी मदद कर पाएंगे। इसके साथ युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने व आगे बढ़ाने में प्रयास व केंद्रीय विश्वविद्यालय का मार्गदर्शन व सहयोग प्राप्त होगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पिछले दिनों एलबी नगर को तहसील का दर्जा प्रदान किया गया है। यह किस जिला अंतर्गत आता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, राजनांदगांव जिला। हाल ही में पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा एलबी नगर को तहसील का दर्जा प्रदान किया गया है। यह राजनांदगांव जिला अंतर्गत आता है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अधीन आने वाले इस इलाके के लोगों को राजस्व संबंधी काम के लिए अब डोंगरगढ़ जाना नहीं पड़ेगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने विधानसभा में प्रस्तुत अनुपूरक अनुमान में
प्रदेश में 15 नई तहसील बनाने का प्रस्ताव किया है, जिसमें यह एलबी नगर यानी कि लाल बहादुर नगर भी शामिल है। इस लाल बहादुर नगर तहसील में 39 ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाएगा। नई तहसील बनने से डोंगरगढ़ व छुरिया ब्लॉक की पंचायतों का परिसीमन किया जाएगा। इसमें खासकर वनांचल की पंचायतों को दूरी से राहत मिलेगी। खासकर महाराष्ट्र बॉर्डर से लगे गांव के जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों को करीब 40 किलोमीटर की दूरी तय करके डोंगरगढ़ ब्लॉक मुख्यालय तक आना पड़ता था। अब राजनांदगांव जिले में तहसीलों की संख्या 10 हो गई है। ये तहसीलें हैं छुईखदान, खैरागढ़, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, डोंगरगांव, छुरिया, अंबागढ़, मोहला, मानपुर और 10वां लाल बहादुर नगर। छत्तीसगढ़ में पौध साक्षरता के क्षेत्र में सहयोग के लिए रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन व किसके मध्य एमओयू किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, SCERT के मध्य। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT के मध्य निःशुल्क एमओयू किया गया। इस एमओयू के तहत रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन पौध साक्षरता के क्षेत्र में निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए आगामी नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के संचालन एवं स्टूडेंट वॉलंटियर्स को तैयार करने में राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का सहयोग करेगा। पौध शिक्षा को पुनर्जीवित करने के लिए स्थानीय रोटरी क्लब का सहयोग लिया जाएगा। इसके अलावा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सहायक गतिविधियों, ट्रेनिंग मॉड्यूल सर्टिफिकेशन एवं नेशनल बिल्डर्स अवार्ड से पुरस्कृत करेंगे। इसके साथ साथ ही ई लर्निंग सामग्रियों का निर्माण, वोकेशनल एवं स्किल डेवलपमेंट में भी सहयोग किया जाएगा। इसके साथ शाला त्यागी बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन द्वारा सहयोग कार्यक्रम चलाया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में श्रावण अमावस्या पर ऐतिहासिक बस्तर दशहरा का विधि विधान के साथ शुभारंभ हुआ। यह बस्तर दशहरा किस कार्यक्रम विधि विधान से प्रारंभ होती है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, पाट यात्रा। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला जगदलपुर में 75 दिनों तक चलने वाले ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व का शुभारंभ पाट यात्रा पूजा विधान से प्रारंभ होती है। बता दें कि बस्तर दशहरा पर्व श्रावण अमावस्या से लेकर अश्विन शुक्ल त्रयोदशी को समाप्त होता है। बस्तर दशहरा के प्रारंभकर्ता पुरुषोत्तम देव थे। यह दशहरा 75 दिनों तक चलती है। बस्तर दशहरा की प्रथम प्रथा पाट यात्रा में लकड़ी की पूजा की जाती है, जिससे रथ का निर्माण किया जाता है। यह साल की लकड़ी होती है, जिसे माचकोट के जंगल से लाया जाता है। इसे ठुल्लू खोटला भी कहा जाता है। इसी के पूजा विधान के साथ ही बस्तर दशहरा का शुभारंभ होता है। सावन अमावस्या के दिन जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर के समक्ष स्थित नगर गुड़ी में पाट यात्रा पूजा विधान पूरा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ को लघु वनोपज खरीदी, प्रसंस्करण और विपणन के लिए कुल कितने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 10 राष्ट्रीय पुरस्कार। छत्तीसगढ़ राज्य को लघु वनोपज खरीदी, प्रसंस्करण और विपणन के लिए कुल 10 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसमें 6 श्रेणियों में छत्तीसगढ़ को देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। राज्य में निर्मित महुआ सैनिटाइजर और इमली चस्का को नव उत्पाद एवं नवाचार श्रेणी में पुरस्कार मिला है। प्रदेश के 12 वन धन केंद्रों को 15 राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कार भी मिले हैं। भारतीय जनजाति सहकारी विपणन संघ मर्यादित ट्राइफेड द्वारा 3 श्रेणियों न्यूनतम समर्थन मूल्य, वन धन तथा विक्रय एवं विपणन के अंतर्गत राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इनमें छत्तीसगढ़ को 6 श्रेणियों में पूरे देश में अव्वल स्थान प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला देश का पहला जिला बनने जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, धमतरी जिला। छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला देश का पहला जिला बनने जा रहा है। देश का पहला शहरी क्षेत्र का सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र धमतरी जिले के नगरी नगर पंचायत के 2 वार्ड सभा तुम्बाहरा और चुरियारा को मिल रहा है। यह आगामी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में
प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इन वार्ड सभा के अध्यक्ष को मान्यता पत्र दिया जाएगा। बता दें कि इस नगर क्षेत्र में पहली बार सामुदायिक वन संसाधन अधिकार इन 2 वार्ड के कुल 3424.92 हेक्टेयर के लिए दिया जाएगा। इसमें तुम्बाहरा वार्ड को 2746 हेक्टेयर क्षेत्रफल और चुरियारा वार्ड सभा को 678 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए सामुदायिक वन संसाधन अधिकार संबंधी मान्यता पत्र दिया जाएगा। बता दें कि इसके जरिए वार्ड सभा को अपनी पारंपरिक सीमा क्षेत्र के अंदर स्थित जंगल के सभी संसाधनों पर मालिकाना हक मिलेगा और जैव विविधता की सुरक्षा, संरक्षण, प्रबंधन और उसको पुनर्जीवित करने का अधिकार मिलेगा। इसी तरह छत्तीसगढ़ में पहली बार कोर क्षेत्र के लिए जिले के उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के 5 ग्राम सभाओं को भी सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के मान्यता पत्र दिए जाएंगे। अब धमतरी जिला के नगरी नगर पंचायत के 2 वार्ड तुम्बाहरा और चुरियारा को सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र मिलने से धमतरी जिला देश में शहरी क्षेत्र का सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र पाने वाला पहला जिला बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा छुई खदान के रियासत का इतिहास नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह द्वारा। हाल ही में राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा छुई खदान के रियासत का इतिहास नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह डॉक्टर शैलेंद्र सिंह द्वारा लिखा गया है। बता दें कि यह छत्तीसगढ़ रियासत पर लिखी गई पहली किताब है। इसमें छुई खदान के रियासत का, बैरागी राजा की प्रशासनिक संरचना आदि का वर्णन किया गया है। इसके साथ ही इसमें रियासत के राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों की जानकारी भी दी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस मंदिर प्रांगण में श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, कौशल्या माता मंदिर चंदखुरी में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित चंदखुरी के कौशल्या माता मंदिर प्रांगण में श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। मूर्ति निर्माण का कार्य लगभग अब पूर्ण हो चुका है। अब इसकी स्थापना की जाएगी। बता दें कि चंदखुरी को कौशल्या माता का मायका माना जाता है। माता कौशल्या का यह एकमात्र मंदिर है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास को सहेजने के लिए कोरिया से लेकर बस्तर तक श्री राम वनगमन परिपथ बनाने का काम शुरू किया है। 14 वर्ष के वनवास के दौरान श्री राम के जहाँ जहाँ चरण पड़े हैं उन स्थानों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने श्री राम से संबंधित 51 स्थलों को पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इस दौरान इसके पहले चरण में विकास हेतु 9 स्थलों को चिन्हित किया गया है। इसकी शुरुआत माता कौशल्या मंदिर चंदखुरी से की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ जनजातीय एटलस जारी करने वाला देश के कौन से नंबर का राज्य बन गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, तीसरा। छत्तीसगढ़ राज्य जनजातीय एटलस जारी करने वाला देश का तीसरे क्रम का राज्य बन गया है। छत्तीसगढ़ राज्य विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा तैयार की गई जनजातीय एटलस का विमोचन किया। विमोचन करने के साथ ही हमारा छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के बाद जनजातीय एटलस जारी करने वाला छत्तीसगढ़ तीसरा राज्य बन गया है। इस जनजातीय एटलस में राज्य की जनजातियों की संस्कृति, रीति रिवाज, बोलियों की जानकारी, जनजातीय आर्ट एवं क्राफ्ट, तीज त्योहार, नृत्य, जनजातीय पर्यटन आदि के बारे में विस्तार से दर्शाया गया है। इस एटलस में राज्य की 42 जनजातियों के संबंध में संक्षिप्त विवरण जिलेवार पर्यावास के रूप में इनसेट मैप के माध्यम से तैयार किया गया है। पर्यावास रूप में रेखा के साथ साथ जिलेवार प्रमुखता से निवासरत जनजातियों, वन क्षेत्र एवं विभिन्न पारिस्थितिकी जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसे चिप्स द्वारा तैयार किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नल जल मिशन के तहत मिशन में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर के मान से जलापूर्ति की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 55 लीटर प्रति व्यक्ति। छत्तीसगढ़ राज्य में नल जल मिशन के तहत मिशन में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर के मान से जलापूर्ति की जाएगी। बता दें कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन के तहत
छत्तीसगढ़ राज्य में नल जल योजना संचालित है। इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023 तक राज्य के हर घर में मुफ्त नल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। इस मिशन में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर के मान से जल आपूर्ति की मापदंड को ध्यान में रखते हुए राज्य में नरवा विकास योजना में वाटर रिचार्जिंग का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इस वाटर रिचार्जिंग के कार्य से कई क्षेत्रों में जल स्तर में वृद्धि हुई है। इस जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के 39.81 लाख से अधिक परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिया जाएगा। इसी योजना को केंद्र सरकार ने 2024 तक देश के हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार द्वारा इस मिशन के लिए राज्यों को सामान्य रूप से 50% राशि उपलब्ध कराई जा रही है, जिसे हाल ही में भूपेश बघेल ने केंद्र से 75% किए जाने की मांग की है। हाल ही में राज्य के कुनमेरा नामक गांव में पत्थरों पर आदिमानव के बनाए गए 10,000 साल पुराने शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। यह गांव किस जिले के अंतर्गत आता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सरगुजा जिला। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के सीतापुर अंतर्गत ग्राम कुनमेरा मुड़ापारा में पत्थरों पर बने शैलचित्र मिले हैं। यह शैलचित्र आदि मानवों द्वारा बनाए गए हैं और यह 10,000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। सरगुजा जिला के सीतापुर विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम कुनमेरा के मुड़ापारा से लगभग 2 किलोमीटर अंदर बड़ी संख्या में विशाल पत्थर प्राप्त हुए हैं, जिनमें आदि मानवों के द्वारा बनाए गए शैलचित्र मिले हैं। इन पत्थरों में पशुओं की आकृति, खरगोश, पंजे के निशान, चक्र जैसे निशान बने हुए हैं। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि सरगुजा जिला के जोगीमारा और सीताबेंगरा से प्रागैतिहासिक कालीन पाषाण युग के औजार भी प्राप्त हो चुके हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसे ग्लोबल टीचिंग एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, एन क्यूरी को। शिक्षाविद एन क्यूरी को ग्लोबल टीचिंग एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। राजधानी रायपुर के शिक्षाविद एन क्यूरी को काइट्स प्रोडक्शन इंटरनेशनल फाउंडेशन की ओर से ग्लोबल टीचिंग एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। एन क्यूरी को यह अवार्ड शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के साथ साथ आदिवासी इलाकों की महिलाओं को कोरोना टीका लगवाने के लिए प्रेरित करने के कारण मिला है। बता दें कि एन क्यूरी पिछले कई सालों से महिलाओं को जागरूक करने के लिए काम कर रही हैं। एन क्यूरी राजधानी के ड्रीम इंडिया स्कूल की अकादमी संचालक हैं। इससे पहले भी एन क्यूरी को अन्य टीचिंग एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। यह काइट्स क्राफ्ट प्रोडक्शन संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को अवार्ड प्रदान करता है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में पूना नारकोम नामक अभियान चलाया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सुकमा जिले में। सुकमा जिले में पूना नारकोम नामक अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सुकमा जिला पुलिस की ओर से पूना नारकोम अभियान की शुरुआत की गई। इसी के तहत जिला मुख्यालय समेत जिला के विभिन्न जगहों में ग्रामीण अंचलों के आदिवासी ग्रामीणों के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से मेडिकल कैंप लगाया गया है। इस अभियान से जिले में ग्रामीण अंचलों के आदिवासियों को उचित स्वास्थ्य संबंधी सेवा प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही ग्रामीणों को दैनिक उपयोगी सामग्री का भी वितरण किया जा रहा है। इस अभियान के साथ जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साथ साथ शासन की नीतियों के प्रति जागरूकता लाने का भी काम किया जाएगा। इसके अलावा इस अभियान के तहत रोजगार के क्षेत्र में भी युवाओं को जागरूक किया जाएगा। पूना नारकोम अभियान के तहत सुकमा पुलिस द्वारा उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गठन किए गए 3 नए बोर्ड चर्मकार, रजक्कार और हस्तशिल्प बोर्ड को किस विभाग के अंतर्गत गठन किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, आदिम जाति तथा जनजाति विकास विभाग। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 3 नए बोर्ड का गठन किया गया है। ये बोर्ड हैं चर्मकार, रजक्कार और हस्तशिल्प बोर्ड। इन तीनों विभागों का गठन आदिम जाति तथा जनजाति विकास विभाग के अंतर्गत किया गया है। तीनों बोर्ड आदिम जाति तथा जनजाति विकास विभाग के अधीन कार्य करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बोर्ड के गठन के संबंध में राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन करवा दिया है। तीनों बोर्ड का मुख्यालय रायपुर में होगा। बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य शासन द्वारा नामांकित की जाएगी।
साथ ही बोर्ड के प्रबंध संचालक शासन द्वारा नामांकित अधिकारी होंगे। तीनों बोर्ड के अध्यक्षों व सदस्यों को राज्य शासन द्वारा सुविधाएं दी जाएंगी। इस संबंध में तय किए गए हैं कि वित्त विभाग के प्रचलित नियमों निर्देशों के अनुसार सुविधाएं दी जाएं। बोर्ड के पदाधिकारी बोर्ड के सदस्य के स्थानीय उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखते हुए संबंधित शिल्प को अधिक से अधिक लाभप्रद बनाने का सुझाव देंगे। राज्य सरकार तीनों बोर्ड के सदस्यों व कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएं एवं बोर्ड के संचालन के लिए अनुदान देगी। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस के कितने अधिकारियों को उत्कृष्ट विवेचना हेतु मेडल प्रदान की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 3 अधिकारियों को। भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस के 3 अधिकारियों को उत्कृष्ट विवेचना हेतु मेडल प्रदान की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस के बेमेतरा में पदस्थ उप पुलिस अधीक्षक राजीव शर्मा, राजनांदगांव में पदस्थ उप निरीक्षक श्रीमती इंदिरा वैष्णव और बस्तर में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक श्रीमती इंदु शर्मा को अलग अलग प्रकरणों में उत्कृष्ट विवेचना करने पर पुरस्कृत किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष उत्कृष्ट विवेचना करने पर पुलिस अधिकारियों को मेडल प्रदान किया जाता है। बता दें कि पुलिस मुख्यालय की ओर से उत्कृष्ट विवेचना हेतु पुलिस अधिकारियों की अनुशंसा केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, ट्राइफेड द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना हेतु राज्य के किस वन धन औषधि प्रसंस्करण केंद्र को देश में अव्वल स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, वनौषधि प्रसंस्करण केंद्र कुरंदी को। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना हेतु राज्य के बस्तर जिला के वनौषधि प्रसंस्करण केंद्र कुरंदी को देश में अव्वल स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने वर्चुअल मीट में यह पुरस्कार प्रदान किया। इसके अलावा काजू प्रसंस्करण के लिए वन धन केंद्र बकावंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। बता दें कि ट्राइफेड अपना 34वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर वर्चुअल मीट का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर इस आयोजित सेमिनार में पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य को न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत संग्रहण, प्राथमिक प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन प्राप्त राशि का उपयोग, अधिकतम बिक्री आदि के लिए कुल 8 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और 2 पुरस्कार व अन्य उत्पाद एवं नवाचार के लिए भी प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश के कौन से क्रम का राज्य बन गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, पहला। छत्तीसगढ़ राज्य एक शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 4127 हेक्टेयर से अधिक वनों को धमतरी जिले के निवासियों के अधिकारों को मान्यता दी है। टाइगर रिजर्व क्षेत्र के मुख्य क्षेत्र के भीतर 5544 हेक्टेयर वन के सामुदायिक संसाधन अधिकारों को भी मान्यता दी गई थी। वन अधिकार अधिनियम के तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार ग्राम सभाओं को पूरे समुदाय या गांव द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी वन संसाधन की रक्षा, पुनरुत्पादन या संरक्षण या प्रबंधन का अधिकार देता है।